मेरे को ऐसे रियल लग ही नहीं रहा था कि मैं सच में आ गया हूँ एम्स ऋषिकेश में। कंपैरिजन मत करो अपने नंबर का किसी और के नंबर के साथ। सिलेबस हमारा लगभग बहुत पहले करवा दिया था, मतलब 7-8 महीने पहले हो चुका था हमारा सिलेबस। तो उन्होंने ऐसे बोला था कि करीब 4 साल पहले तक 690 मार्क्स लाना भी बहुत बड़ी बात थी। ओके और सिक्कर में किसी के आते भी नहीं थे। तो ये डिपेंड नहीं करता कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ये रिलेटिव होगा। मान सर ने सीधा मेरे को कॉल किया कि बेटा तेरा घर कहाँ पे है, मेरे को लोकेशन भेज। डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी बना जाता है। 4 बजे के बाद हर दिन नया शेड्यूल बनता है। अच्छा हर दिन नई ट्रिप प्लान होती है कि आज हम 2 घंटे में कहाँ कहाँ घूम के आ सकते हैं। ट्रैकिंग करते हैं आज, और वो भी 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग की है। नमस्कार, मैं हूं विष्णु पारिक और आप देख रहे हैं मैट्रिक्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत बार इस प्लेटफॉर्म पर आपने अलग अलग लोगों के विचार सुने हैं, उनको जाना है, उनको देखा है। पर आज मेरे साथ कुछ ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने बहुत कच्ची उम्र में कुछ बड़े सपने देखे। आंखें पलकें हल्की थी पर सपने बहुत बड़े थे। वजन भी उठाने में जोर आ रहा था। बहुत सारी रातों को रत जगह में बदला गया। बहुत बार गिरते उठते मनोबल को संभाला गया। बहुत बार माता पिता की आकांक्षाओं का, अपेक्षाओं का बोझ सहन करना पड़ा। बहुत बार टीचर्स की डांट खानी पड़ी। बहुत बार धन्यवाद से कुछ पीठ थपथपाई गई। बहुत बार कुछ उल्हाने मिले। लेकिन एक यात्रा थी जो चलती रही और अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक पहुंची। क्या आप जानते हैं वो लक्ष्य क्या था? वो लक्ष्य था हमारा नीट के माध्यम से देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एम्स में एडमिशन होना। जी हाँ, मेरे साथ आज मैट्रिक्स नीट डिवीजन के कुछ बच्चे हैं। अब उनको बच्चे ना कहकर के मैं भावी डॉक्टर्स कह सकता हूं। एक एक कदम उनका आगे बढ़ चुका है। वो डॉक्टर्स बनने के सपने की ओर बहुत तेजी से, बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ आज का ये पॉडकास्ट, उनके साथ आज की वार्तालाप बहुत अद्भुत होने वाली है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको पूरा देखिएगा और जानिएगा कि जिस कच्ची उम्र में हमें सामान्यतः कहा जाता है कि हम में परिपक्वता नहीं होती, तब भी हमने उस सपने को देखा जिसको चंद लोग देख पाते हैं और उनमें से भी चंद लोग उसको जी पाते हैं। आइए मैं परिचय कराता हूं। मेरे बाईं ओर बिल्कुल बैठे हैं सौरभ बुडानिया। सौरभ बुडानिया इस समय एम्स ऋषिकेश में है, अपनी स्टडी को कर रहे हैं। उनके बिल्कुल बाईं ओर बैठे हुए हैं रोहित यादव। रोहित भी इस समय एम्स भोपाल मध्य प्रदेश में है और बहुत ही खूबसूरत एम्स है, वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। और उनके बिल्कुल बाईं ओर जो मेरे बिल्कुल सामने बैठी हुई हैं, आप हैं तराना बिकोनिया। तराना जो है वो इस समय एम्स ऋषिकेश में स्टडी कर रही हैं। ये भारत के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर बनने के अपने सपने को जी रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि जब हम लोगों ने अपनी स्टडी स्टार्ट करी तो हमारे मन में था कि नीट क्रैक करना है। पर नीट क्रैक करने के साथ साथ में कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता कि काश इसके माध्यम से एम्स मिल जाए। और एक पल ऐसा आता है जब कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, रिजल्ट सामने होता है एंड वी आर इन एम्स। धीरे धीरे मन सपने लेने लगता है, कुछ सपने देखने लगता है। कई बार गूगल पे सर्च करने लगते हैं कि हमारा एम्स कैसा होने वाला है। और एक कदम ऐसा आता है जब पीठ पर अपना बैग टांग करके माता पिता के साथ एम्स के गेट पे पहुंच जाते हैं। एम्स में पहुंच जाते हैं, एडमिशन हो जाता है एंड फर्स्ट डे इन एम्स। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपका पहला दिन जो था वो कैसा था एम्स में, उसका क्या फील था आपका? पहले दिन तो मतलब सर मेरे को ऐसे रियल लग ही नहीं रहा था कि मैं सच में आ गया हूँ एम्स ऋषिकेश में, क्योंकि उसमें यूट्यूब वगैरह पे देखा करता था कि जी ऐसा ऐसा कैंपस है, जी ऐसी ऐसी फैसिलिटीज हैं। तो पहले दिन गया तो ऐसे लगा नहीं कि सच में एम्स ऋषिकेश ही एम्स है। एम्स पहुंच गए क्या? हाँ फिल्मी सा लगा होगा सब हाँ, कुछ। बहुत ज्यादा। ठीक है। फिर एडमिशन वगैरह हुआ हम्म। एंड फिर मैं कैंपस वगैरह देखा, घूमा। तो बहुत खूबसूरत है एम्स बहुत ऋषिकेश। अच्छा कैंपस है। मतलब सीरीन एनवायरनमेंट। और ऐसा कहते हैं कि आप जानते हो आपके ऋषिकेश जो है उसको ऐसा माना जाता है कि ये जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है। और ऋषियों की जो जटाएं होती हैं उसके ऊपर इसका नाम रखा हुआ है, क्योंकि वहां से आगे का पूरा क्षेत्र, वैसे तो देखा जाए तो हरिद्वार को ऐसा मानते हैं कि हरि का द्वार है, वहां से ऋषिकेश पहुंचते हो तो ऋषिकेश ऋषियों की जटाओं की भांति। और आपने देखा होगा कि माँ गंगा एकदम कल कल करके बहती है। और फिर आपका जो कैंपस है वो तो क्या खूबसूरत है, एक तरफ पहाड़ी है पूरी तरह से और पूरी तरह से हरियाली है। तो वहां जाकर के ऐसा लगा कि यार सही जगह पहुंच गए, सही जगह पहुंच गए। सपना साकार सा हो गया। हाँ, तराना भी तो वही है, तराना आप भी तो वही हो। यस सर। आपका क्या फील था पहला दिन? पहले दिन तो पेरेंट्स जब छोड़ के गए तो एक बार ऐसे बहुत ज्यादा दुख सा हुआ था कि कहाँ घर से दूर क्यों ही आ गए। हाँ नहीं आते तो ही ठीक रहता। बट फिर जब फ्रेंड्स बनने लगे, जब लोगों से बातें हुई, तब बहुत अच्छी जगह है। और फिर हमने वो जो कैंपस है वो भी घूमा। बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी, मतलब बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है पिकनिक पे आ गए हो। हाँ, ऐसा लगता बहुत सारे है। लोग वहां घूमने जाते हैं।
और आप वहां परमानेंट रह रहे हो आप। यस सर। आप ऋषिकेश के बजाय आप भोपाल गए। यस सर। भोपाल का अपना एक मतलब वैभव है, मध्य प्रदेश की राजधानी और उसके आसपास का ये जो एम्स भोपाल है भी बड़ा खूबसूरत है। आपका पहला दिन कैसा था? सर बिल्कुल, भोपाल एज ए सिटी बहुत बढ़िया है, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो भोपाल में एंटर किए, देन एम्स गए, तो वैसे ही नॉर्मल फील था कि पता नहीं चला हम इतने बड़े कॉलेज आ गए हैं। वही था, उस फेज से, नीट वाले फेज से निकले थे, अब एम्स आ गए हैं। मैं अपने पापा के साथ था। देन कैंपस में हमने जो भी एडमिशन का प्रोसेस होता है वो किया। उसके बाद में कैंपस देखा, तो देखा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं, एकेडमिकली तो एम्स है ही बेस्ट। सो देख के काफ़ी अच्छा लगा, एंड ऐसा लगा कि हमने जो मेहनत की थी वो उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम मिला है। ठीक है। रोहित भी और सौरभ भी, दोनों फैमिली बैकग्राउंड आपका आर्मी से हैं। आपके पापा आर्मी से हैं, आपके पापा भी आर्मी से हैं, आपके पापा जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर रहे हैं। Yes. तो ऐसा लगता है कि आर्मी में बहुत सख्त नियम होते हैं। आर्मी वालों का जो जीवन होता है वो अनुशासित होता है, थोड़ा सा सख्त नहीं कह सकते उसको, अनुशासित कह सकते हैं। एम्स में जब पहुंचे, वहां के और हमारे घर के माहौल में क्या अंतर लगा? अंतर है सर, काफ़ी अंतर है। मतलब लाइक हमारी 8 से 4 कॉलेज होती हैं। ठीक है। फिर 4 के बाद में हम थोड़ा खेलते वगैरह हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, 8-9 बजा देते हैं, खाना वाना खाते हैं। फिर रात को वही होता है कि घर पे तो जल्दी यार 8-10-11 बजे सो जाओ। हाँ। पर वहाँ पे तो कोई टाइम नहीं है ना, मतलब 1 बजे 2 बजे तो आप बाहर खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल वगैरह, ठीक है। घूम सकते हैं। ये 2 बजे तक जगते हो, फिर सुबह क्लास कैसे पहुंच पाते हो? 8 बजे पहुंच जाते हैं, मतलब 8 बजे पहुंच जाते हो? पहुंच जाना है बस। दिन में भी सो लेते हो क्या कई बार? दिन में तो वही सर, अदर एक्टिविटीज में टाइम नहीं मिलता। तो मैंने ऐसा सुना कि एम्स में जो है वो दिन और रात का कोई अंतर होता नहीं है। हाँ, हाँ। मतलब वहां ऐसा कोई नियम नहीं है कि अभी अभी जो है वो सूरज छिप गया तो आप सो जाइए और सूरज उग गया तो आप उठ जाइए, ऐसा नहीं होता है। वो 24 घंटे का ही पूरा का पूरा एक, जब जैसा मन करे वैसा कर। तो ये रियलिटी है। यस। आप लोग भी उसको एंजॉय कर रहे हो? जी सर, माहौल ही ऐसा है वहाँ पे। ओके। जैसे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, भाई आपने नीट के बारे में सोचा तो सबसे पहला तो दिमाग में ये आता है कि नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है। पहले दिन ऐसा नहीं होता कि हम लोग एम्स में चले जाएंगे, क्या ऐसा बिलीव नहीं होता, क्योंकि ऐसे संस्थान में जाने के बारे में अचानक से मन स्वीकार नहीं करता। इवन मैंने देखा कि जो लोग बहुत टॉप रैंक्स लाते हैं वो भी जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि सर इतना तो बिलीव नहीं था, ऐसा हो गया। जब आप 12th में आए तो मैट्रिक्स में आप स्टडीज कर रहे थे, आपको कब लगा या क्या चीज ऐसी थी कि जिसने आपके अंदर इस सपने का अंकुरण कर दिया कि नहीं यार एम्स में भी जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं? आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। मतलब हमारे तो सर जब 12th मतलब लगभग खत्म होने वाला था, तो हमारे टेस्ट कराए जाते थे कंटिन्यूसली, क्योंकि सिलेबस हमारा लगभग बहुत पहले करवा दिया था, मतलब 7-8 महीने पहले हो चुका था हमारा सिलेबस। तो मेनली टेस्ट ही लगते थे हमारे। ओके। तो काफ़ी अच्छे लेवल के टेस्ट होते थे। तो उनमें ना मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा आता था, मतलब मेरे जो बैचमेट्स थे उनसे वगैरह, मतलब तो मेरे को लगता था कि हाँ यार एम्स में तो जाएंगे कुछ भी हो जाए। ठीक है। टेस्ट मतलब जैसे 2025 का जो पेपर आया था ना, उस लेवल के टेस्ट होते थे, टफ एकदम। टफ। ठीक है। और उनमें भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया करता था। तो मेरे को लगता था कि हाँ कॉन्फिडेंस था, मतलब 12th का जो मतलब सितंबर था इस टाइम के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो मेरे को तो लगता था कि हाँ यार एम्स से तो पहुंच जाएंगे। हाँ। रोहित आपका क्या था? सर मैं तो 9 से ही मैट्रिक्स में था। Okay. तो 9th एंड 10th वहाँ पे किए, एंड देन उसके बाद में डिसाइडेड ही था कि 11th एंड 12th में नीट की तैयारी करनी है। तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन था, वहाँ पे आ गए, एंड कुछ ज़्यादा ऐसे स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाए, नॉर्मली कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, वही करते गए। एंड बस ये था कि नीट देना है एक दिन। कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, बस पढ़ाई करनी थी। ओके। मैंने एक चीज देखी कि आप तीनों विद 12th हैं। आई थिंक तीनों विद 12th था कि 12th के साथ में आपका नीट क्रैक हो गया, और नीट क्रैक ही नहीं हुआ, आप जो एम्स पहुंच गए। तो ऐसा सुनने में आता है कि जो बच्चे जो ड्रॉपर होते हैं वो ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। तो जो 12th में बच्चे पढ़ रहे होते हो, आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर फील करते हो अपने आप को कि भाई यार हम उनके पास एक साल ज्यादा मिला हुआ है, या वो ज्यादा प्रिपेयर्ड है, हम उतने कम हैं, तो क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है कुछ? हाँ, ऐसा सर लगता तो है कभी कभी कि उन्होंने हमसे ज्यादा पढ़ रखा है तो उनके ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, वो ज्यादा अच्छी चीजें उन्होंने पढ़ रखी हैं, हमारा क्या होगा, हम तो 1 साल कम पढ़े हुए हैं उनसे। ठीक है। बट फिर जब हम टीचर्स साथ देते हैं
तब हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं तो वो प्रेशर एकदम रिड्यूस हो जाता है, फिर हमें पता चल जाता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंस याद आता कि कभी ऐसा अंडर प्रेशर फील हुआ और उसके बाद में कोई टीचर से मिले, बात करा, फिर वापस से ऐसा हुआ कोई? लास्ट में हुआ था सर कि जैसे नीट में करीब 1 महीना था, तो हमारे रेगुलर टेस्ट चल रहे थे और मेरा अचानक से स्कोर बहुत लो हो गया था, बहुत ज्यादा लो हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेशन टाइप हो गया था। तो मैंने मान सर को मैसेज किया कि सर मेरे इतने स्कोर आए हैं इस बार। मान सर ने सीधा मेरे को कॉल किया कि बेटा तेरा घर कहाँ पे है, मेरे को लोकेशन भेज। ओके, अरे वाह। हाँ। और फिर सर मेरे से मिलने भी आए और उसके घर आए? हाँ, घर पे मिलने आए, और वो भी रात के करीब 8 साढ़े 8 तो बज रखे होंगे। दिन में तो उनकी क्लासेस होती हैं, वैसे हाँ, समय नहीं होता हाँ, उनके पास। क्लासेस छूटने के बाद वो आए घर पे लोकेशन, और जो हमारे घर का रास्ता था सीकर में, वहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा गड्ढे वड्ढे हो रखे थे, बट फिर भी वो आए। तो उस बात के बाद तो तुम्हें लग गया होगा कि यार इनको इतना फेथ है मेरे पे, तो मैं अपना फेथ क्यों खो रही हूँ? यस सर। यदि इनको ये लग सकता है कि ये कर सकती है, तो फिर मैं क्यों ही नहीं कर सकती? यस सर। मतलब इट वाज ए चेंजिंग पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट बनता है, क्योंकि आपको लगता है कि कोई आप पर आपसे ज्यादा बिलीव कर रहा है, तो हमें लगता है कि यार फिर हम इतना कम क्यों सोच रहे हैं खुद के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे लोग कहते तो हैं कि एक डिसीजन जिंदगी बदल देता है, ऐसे बहुत बार हमने लोगों से सुना है कि एक निर्णय ने पूरी जिंदगी बदल दी। आप लोगों ने 11th में जब आप आए तो शायद हो सकता था कि इस समय जब आप पढ़ रहे हो, एम्स में पढ़ रहे हो, तो वहां का जो एनवायरनमेंट है, वहां का जो आपका ग्लैमर है या जो पढ़ने का मजा है, वो शायद उस समय आपने फील नहीं करा। पर अब आपको लगता होगा कि शायद मैंने 11th में एक डिसीजन कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से जहां मैं आज हूं या जो मैं पा रहा हूं या पा रही हूं वो मुझे मिला। तो ऐसा 11th का कौन सा डिसीजन मानेंगे जिसको आप बोलेंगे कि इट वाज ए लाइफ चेंजिंग मोमेंट ऑफ, मेरे लिए एक बिल्कुल जीवन बदल देने वाला निर्णय था? सच बताऊं तो मतलब मेरे लिए तो ये था कि मैं 11th में मैट्रिक्स में आ गया, मतलब ये ठीक डिसीजन था मेरा, सबसे अच्छा था, ठीक तो गया, ठीक है। बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं यहाँ पे आ गया, तो सिलेक्ट हो गया अच्छी रैंक से। और बाकी तो मतलब ये कि एक मैं हमेशा करता था कि कभी भी टेस्ट वगैरह नहीं छोड़ता था, जितने भी टेस्ट होते थे, प्रिपरेशन कैसी भी हो वो दिया करता था, तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही है कि अच्छी रैंक लाने में। ओके, आपको क्या लगता है रोहित? सो 11th में तो कोई नहीं था, बट 12th में मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे एक टाइम पे। ओके। मतलब 12th का सिलेबस कंप्लीट हुआ था अगस्त के टाइम पे, ठीक है। एंड सितंबर से मेरे मार्क्स कंटिन्यूअसली नीचे जाने लग गए थे। लेकिन उस टाइम पे कोचिंग के डायरेक्टर्स ने, जितने भी सीनियर फैकल्टीज थे, सबने काफ़ी सपोर्ट किया। मान सर ने मेरे बहुत काउंसलिंग सेशंस किए हैं। ओके। तो वही बात की मुझसे ज़्यादा ट्रस्ट, मतलब मैं जितना ट्रस्ट खुद पे करता हूँ उससे ज़्यादा वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तो अंदर से पॉजिटिव मोटिवेशन आता है। एनके सर ने भी काफ़ी मदद की थी, जितने भी सीनियर फैकल्टी थे वो हमेशा अवेलेबल होते थे। सो उसी वजह से मतलब एंड के समय मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, सितंबर से इतने अच्छे नहीं आते थे, बट लास्ट का जो 1 महीना था उसमें मैंने खूब मन लगा के पढ़ाई की। जितना भी सिलेबस था वो इसी वजह से हो पाया कि जितने भी फैकल्टीज थे सबने सपोर्ट किया था मुझे। एक बात मुझे आपके बोलने से ध्यान में आ रही है कि नॉर्मली हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि जो सीनियर फैकल्टीज होती हैं वो 11th-12th वाले बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं, उनको अवेलेबल नहीं होती हैं, वो जो है वो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होते हैं, ऐसा है। लेकिन आप कह रहे हो कि आपको तो एनके सर ने, मान सर ने लगातार काउंसिल करा, आप कह रहे हो मान सर घर ही पहुंच गए, आप भी कह रहे हो कि आपका 11th में आना डिसीजन ठीक रहा। तो 11th-12th में क्या सीनियर फैकल्टीज मैट्रिक्स में अवेलेबल होती हैं? यस सर, ऑफ कोर्स अवेलेबल होती है, वो भी 24/7 अवेलेबल होती हैं। मतलब आप कभी भी उनको कांटेक्ट कर सकते हो, वो हमेशा आपको रिस्पॉन्स देंगे। ग्रेट। पढ़ाने में भी उनका पूरा रहता है आपको? बिल्कुल, पढ़ाते भी हैं, डाउट सॉल्विंग के लिए भी मिलते थे, एंड काउंसलिंग के लिए हमेशा अवेलेबल होते थे। जैसे मान सर थे, उनको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता या कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज करता तो वो हमेशा अवेलेबल होता। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेजर है, मतलब अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि हम 11th-12th वाले बच्चों को यदि वो फैकल्टी जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उन्होंने 10,000 बच्चों को जो है वो डॉक्टर बना दिया है, तो डेफिनेटली फिर तो मोटिवेशन बहुत तेजी से बढ़ता होगा उसमें। हाँ, वो तो रहता ही। और बाकी ये है ना, मतलब जैसे यूजुअली होता नहीं है कि सीनियर फैकल्टीज जो हैं, मतलब जिन्हें 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो 11th क्लास में पढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पे होता है मैट्रिक्स में कि आपको 11th और 12th में पढ़ाते हैं, एंड देन वो आपको है ना डाउट काउंटर पे भी बैठे मिल जाते हैं, सो आप डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। इससे बच्चे की प्रिपरेशन पे क्या असर पड़ता है बेसिकली? मतलब मुझे लगता है कि बहुत बार इतनी बड़ी जो पढ़ाई होती है ना, वो एक माइंड गेम भी होता है। जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा, विराट कोहली ने जब सेंचुरी मारी तो प्रेजेंटेशन में उनसे पूछा जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई तैयारी तो मेरी जो है वो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वो मेरा रूटीन है, मतलब वो मेरी लाइफ का हिस्सा है कि हर दिन सुबह उठना, प्रैक्टिस करना।
पर मेरे लिए मैदान पर जाना जो है वो माइंड गेम ज्यादा होता है कि मेरे को खुद को जीतना होता है, मेरे को लगना होता है कि मैं ये कर सकता हूं, आई विल डू इट, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो सीनियर फैकल्टीज आपके साथ इतना ज्यादा असेंबल्ड होते हैं, आपके साथ जुड़ करके काम करते हैं, ये आपकी इस तैयारी को कैसे धार देता है, कैसे तेज बनाता है? सर जैसे कि सीनियर फैकल्टीज ना केवल अवेलेबल होते हैं, बट उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है कि ऐसे लगता नहीं हम इतने सीनियर फैकल्टी के साथ बैठ के डाउट डिस्कशन कर रहे हैं, या इतनी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हमको क्लास में पढ़ाने आ रही है। ओके। सो पहली बात तो वो काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं एंड सभी डाउट्स बताते हैं। एंड मेरे लिए तो नीट वाले दिन भी मुझे मान सर की बात याद आई थी, एग्जाम के टाइम पे उनकी बात याद आई थी। आपको भी कुछ याद आ रहा है मुझे लग रहा है। सर, तो उन्होंने ऐसे बोला था कि करीब 4 साल पहले तक 690 मार्क्स लाना भी बहुत बड़ी बात थी। ओके। और सिक्कर में किसी के आते भी नहीं थे। तो ये डिपेंड नहीं करता कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ये रिलेटिव होगा कि जो आपको आ रहा है मतलब वो औरों को भी आ रहा है, और जो आपको नहीं आ रहा तो वो औरों को भी नहीं आ रहा, ये सोच के पेपर देना है। तो उस दिन नीट के पेपर में ऐसा ही हुआ था, मतलब पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई था, तो उसमें 690 मार्क्स लाना किसी की बस की बात तो थी नहीं वैसे भी। तो वो बात आपको क्लिक कर गई कि कोई चिंता वाली बात नहीं है। यस सर, ऐसा होता है कभी कभार। यस सर। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम इस तरह की तैयारी करते हैं इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, जिसमें 20-25 लाख बच्चे जो है वो हमारे कंपटीशन में होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हर दिन फेरी टेल की तरह लाइफ होती है। कभी कभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं कि मन करता है गिव अप कर दो यार, आप छोड़ दो इसको। मैं कुमार मंगलम बिरला को पढ़ रहा था, तो वो किसी जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे थे, सीए का कोर्स कर रहे थे। आप सोचो बिरला घराने का बेटा है, तो मतलब उनके पास कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास। वो लिखते हैं कि मुझे कई बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठ करके सोचता था कि यार ये क्या पचड़े में फंस गए हैं, कहाँ मतलब इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, जिंदगी ठीक थी, अपने आप को उलझा दिया है। तो बहुत बार गिव अप पॉइंट्स भी आते होंगे लाइफ में, इतनी बड़ी जर्नी चलती है। आप जो है वो 11th 12th में साथ में नमी से भी आप सोच रहे थे कि मेरे को करना है, तो आप अपने अपने मुझे ऐसा बताओ कि कभी ऐसा गिव अप पॉइंट आया कि यार ऐसा लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, आया, और फिर वहां से वापस आपने बाउंस बैक कैसे किया? मतलब मेनली ये गिव अप पॉइंट तो है ना तभी आता है जब है ना मतलब नंबर कम आ रहे हो। Okay. एक ही जगह होती है यहाँ पे जहाँ पे आपको है ना नंबर कम आए और आपको लगता है कि नहीं यार नहीं हो रहा, बट वही है ना कि टीचर लोग है ना मतलब मोटिवेशन कम ही नहीं होने देते, लाइक झूठा सच्चा जैसा भी है, बट वो मोटिवेशन होता है, काम देता है वो। तो वो है ना ऐसे लगता था कि नहीं यार अभी तो वापस पढ़ना है जाके। टेस्ट दिया, टेस्ट बुरा हुआ, ऐसे खराब हुआ यार, नहीं बहुत कम नंबर आ रहे हैं, फिर ऐसे मन करता है कि नहीं पढ़ूंगा यार, फेंको पेपर, नहीं पढ़ना है। बट वही है, वो सर लोग हैं वो मतलब अरे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 12th के साथ तो है ये वो मतलब मोटिवेट कर देते हैं, बात ये है कुल मिला के। तो फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं यार करनी तो चाहिए, सर बोल रहे हैं मतलब उनमें काफी विश्वास है हमें, तो ऐसा लगता है कि यार सर बोल रहे हैं तो करनी ही चाहिए। फिर तराना कभी ऐसा पॉइंट आया कोई लाइफ में? ऐसे तो सर टेस्ट के मार्क्स ही होते थे। एक बार क्या हुआ कि मैंने ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, ठीक है, बहुत मेहनत की थी मैंने उस चैप्टर पे पहली बार, तो फिर उसका टेस्ट हुआ तो मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए, पर मैं खुश, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, पर मैं खुश थी कि मेरे पहली बार सिर्फ 4 क्वेश्चन गलत हुए। ओके। मैं सर को बताने गई तो सर ने ऐसे जाते ही बस मार्क्स पूछ लिए, तो मेरे 4 क्वेश्चन रॉन्ग थे, ऑफ कोर्स तो कम ही हुए होंगे मार्क्स। तो सर ने फिर मेरे को बोला कि इन बच्चों के अराउंड 8 नाम लिए थे, इनके फुल हैं, मतलब ये सारे सही हैं उनके। तो फिर मेरे को लगा वो मेरे में ही गलती रह गई होगी शायद, मेरे को ही नहीं आता होगा। बट फिर मैं मतलब आंखों में तो ऑफ कोर्स आंसू आ ही गए थे, मतलब जब सर ऐसे बोलते हैं तो फिर उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि कोई नहीं, होता रहता है, और ये अभी 11th की बात है, तुम्हें अभी बहुत लंबा सफर करना है, पूरी 12th बाकी है तुम्हारी, नीट से पहले तक तुम्हें बहुत सारे ऐसे देखने पड़ेंगे कि तुम्हारे मार्क्स कम हो रहे हैं, पर तुम्हें अपने आप पे विश्वास रखना है और चलते रहना बस। मैंने एक चीज सुनी है, आपने भी सुनी होगी, कि भाई सब में अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, पर उनको उभारने के लिए कोई ना कोई मेंटर चाहिए, कोई ना कोई टीचर चाहिए, कोई ना कोई गुरु ऐसा चाहिए। और इतिहास भरा पड़ा है, आप इतिहास के 1 नहीं 10 20 नहीं सैकड़ों उदाहरण आप ऐसे ले सकते हैं जिसमें सामान्य व्यक्ति होता है और एक अच्छे गुरु का साथ मिलता है, और उसके बाद में वो एकदम ऐसा कर देता है जो अविस्मरणीय होता है, चमत्कृत करने वाला होता है। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि मैट्रिक्स में जो टीचर्स हैं, वहां जो आपके मेंटर्स हैं, जो आपको पढ़ाने वाले गुरु हैं, उन्होंने आपकी क्षमताओं को किस तरह से उभारा, या उन्होंने क्या ऐसा चेंज करा, या किस तरीके से उन्होंने आपकी पढ़ने के तरीके में कुछ बदलाव किया कि आज आप भारत के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट के रूप में बैठे? मेरे को तो एक पॉइंट लगता है जो मतलब
मतलब वो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि है ना अच्छे लेवल के टेस्ट कराना और अच्छे लेवल के मॉड्यूल्स देना। ओके लाइक हमें ना जेई मेंस के जो पीवाईक्यू होते हैं ना वो दिए जाते थे सोल्व Okay. करने के लिए, और हमारा जो पेपर भी होता था उसमें भी ऐसे 5-6 सवाल डाले जाते थे, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, जो काफी टफ होते थे। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो मेरे को लगता है कि हाँ, मतलब वो ऐसा कहता ना कि जैसे छोटा कच्चा घड़ा होता है तो गुरु क्या करता है, उसके अंदर अपना हाथ डालता है, फिर ऊपर से थपथपी मारता है, तो कभी बार थोड़ा तेज कभी धीरे। तो आपके जो पेपर्स डिजाइन किए गए वो इस तरह से कैसे थे कि आप कह रहे हो जेई मेंस के से क्वेश्चन सॉल्व हाँ। करते थे, तो मुझे लगता है इस बार तो बहुत काम किया होगा उसकी चीज को। सर मतलब पहले से ही क्वेश्चन टफ होते थे, तो अब जब फाइनल एग्जाम में नीट वाले दिन टफ क्वेश्चंस आए तो उससे ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं हुई, क्योंकि वैसे टेस्ट खूब दिए थे कोचिंग में। जेई मेंस से भी थोड़े से ऊपर लेवल के भी क्वेश्चंस आए थे। एंड जैसा आपने अभी बोला था कि एक टीचर का कितना इंपॉर्टेंस होता है, सो मेरे लिए मैं बिल्कुल नाम भी लेना चाहूंगा, मैं 9th and 10th में मैट्रिक्स में ही था। ओके सो वहाँ पे अपने महेंद्र सर हैं, इसके अलावा अर्पित सर हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। उन्होंने ही मेरे पोटेंशियल को स्काउट किया, मतलब खुद के अंदर क्या है उसको रियलाइज भी करना होता है। सही बात सो इन्होंने एंड सुमित सर ने मेरी काफ़ी मदद की थी कि मैं स्कूल से अपने आप पे बिलीव तो कर सका कि मैं भी कर सकता हूँ ये। सो उसी वजह से मैं मैट्रिक्स नी डिवीज़न में आया था। वहाँ पे भी जितने भी फैकल्टीज़ थे, अब सबका नाम तो नहीं ले सकते, बट जितने भी फैकल्टीज़ थे, स्पेशली सुमित सर, वो हमेशा अवेलेबल होते थे मेरे लिए। ठीक है। इसके अलावा जितने भी सीनियर फैकल्टीज है सब लोग। तराना, आपको क्या लगता है कि फैकल्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है? ऑफ कोर्स सर, फैकल्टीज का तो मतलब वो तो गुरु समान होते हैं, उनको तो वो तो दिन में 3-4 बार मोटिवेशन का डोज दे देते हैं, बस बहुत है, इतना तो बहुत है। ये बने रहना चाहिए ना। हाँ। ये बने रहना चाहिए। रिलेशनशिप बड़ी खूबसूरत होती है। यस सर। ये खूबसूरत इसलिए भी होती है कि कई बार हमें जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हमें लगता है कि यार बहुत बहुत परेशान करते हैं, बहुत डांटते हैं, कई बार ऐसा भी लगता है। मतलब बहुत बार आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो उस समय उस मोमेंट पर आपके लिए थोड़े टफ होते हैं, पर जब वो मोमेंट निकल जाता है और आप सफल हो जाते हैं और एक सही जगह पहुंच जाते हैं, तब आपको लगता है यार वो मोमेंट जो था ना वो बहुत बेहतरीन था। उन्होंने हमें ठीक ढंग से उस समय डांटा नहीं होता तो शायद हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। ऐसा होता है बहुत बार। एक बात और आपने कही कि आपके जो टेस्ट होते थे वो इतने अच्छे लेवल के होते थे कि आपको नीट में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि मैट्रिक्स के जो मॉड्यूल्स हैं या जो टेस्ट सीरीज है या उसके बाद में जो टेस्ट देने के बाद में जो एनालिसिस का प्रोसेस है, काउंसलिंग का प्रोसेस है, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है जिसमें मॉड्यूल्स आ गए, टेस्ट सीरीज आ गई, उसमें आपके एनालिसिस हो गए, आपकी काउंसलिंग हो गई, इनको थोड़ा सा आप कैसे मतलब जज करते हो, कैसे समझते हो, कैसे इनको डिस्क्राइब करोगे कि व्यूअर्स को ये समझ में आए कि उन्होंने बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज किया है? एक एक बात लेते हैं, मॉड्यूल्स की बात करते हैं। मॉड्यूल्स कैसे हैं, क्या? मॉड्यूल्स मतलब मॉड्यूल्स है ना एकदम परफेक्ट है, उन्हें डिजाइन एकदम परफेक्टली किया गया है। जैसे कि आपका चैप्टर शुरू होता है तो आपके पास उसमें थ्योरी है और थ्योरी के बीच बीच में क्वेश्चंस है, तो आप थ्योरी पढ़ो, सवाल सोल्व करो, थ्योरी पढ़ो, सवाल सोल्व करो। ठीक है। फिर आप आगे आते हो, लास्ट में सारे सवाल दिए होते हैं उस चैप्टर के। तो पहली एक्सरसाइज है जो कि एकदम इजी होती है, मतलब आपने अगर थोड़ा बहुत नोट्स पढ़ रखे हैं, थ्योरी वोरी पढ़ी है, तो आप इजीली कर लोगे पहली एक्सरसाइज तो। फिर सेकंड एक्सरसाइज आती है जिसमें पीवाईक्यू होते हैं जो आ चुके हैं एम्स में, आईपीएमटी में, नीट में, वो सोल्व कर लो। देन तीसरी और चौथी एक्सरसाइज, तो जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें जेईई मेंस वगैरह के सवाल रहते हैं, टफ सवाल रहते हैं। तो आपने अगर थ्योरी अच्छे से की है और बीच वाले जो क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशंस, वो अच्छे से किए हैं, फिर आपने पहली एक्सरसाइज अच्छे से की है, पीवाईक्यू अच्छे से किया है, तो ही आप तीसरी कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगी। वरना नहीं हो पाती है वो, अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो। और वो आपको पता चल जाता है, आप करते हो तीसरी एक्सरसाइज, सवाल ही नहीं हो रहे, समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रहा है ये। फिर तीसरी टफ होती है, वो आपने की। फिर जो चौथी होती है वो होती है एनसीईआरटी बेस्ड। तो मतलब जैसे है ना, इस बार भी देखा गया और हर बार होता ही है कि एक आधा क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स के एनसीईआरटी रेलेवेंट बताते नहीं है पढ़ने के लिए, बट एक आधा क्वेश्चन तो आता ही है सर, मतलब ठीक है। एक सवाल के लिए पूरी नहीं पढ़ी जा सकती। बट अगर आप फोर्थ वाली एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, मतलब उसमें सारे पॉइंट्स कवर्ड है और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो वहीं से आते हैं। नीट वगैरह में इस बार भी या पिछली बार भी देख सकते हैं आप। तो इस हिसाब से डिजाइन है, मतलब कोई पॉइंट छूटता नहीं है। टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो मतलब मॉड्यूल बेस्ट है। मॉड्यूल बेस्ट है। बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि भाई टेस्ट सीरीज जो होती है वो बच्चे उसको सीरियस नहीं लेते। रोहित, आपको क्या लगता है उसको कितना सीरियस लिया जाना चाहिए? टेस्ट सीरीज तो जो कोचिंग की है उसको सीरियसली लो। आप कोचिंग में एडमिशन लेते हो, फीस दे रहे हो कोचिंग में, तो ट्रस्ट तो होना चाहिए कोचिंग पे। तो मैंने तो मतलब अपने कोचिंग पे मैट्रिक्स पे ट्रस्ट किया था,
जितने भी टेस्ट सीरीज थे सबको अटेंड किया था एंड ज़्यादा यहाँ वहाँ ध्यान नहीं लगाया था। जो अपनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है वही की थी, पंक्चुअली की थी। सभी टेस्ट देना, मतलब कोई मिस भी हो जाता, मतलब मैंने सभी तो नहीं दिए बट मोस्टली टेस्ट देने की कोशिश की। एंड कोचिंग के टेस्ट सीरीज पे ट्रस्ट होना चाहिए बिकॉज मॉड्यूल भी अच्छे ही थे एंड टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के आते थे। ये नहीं कि टेस्ट खाली आसान है, उनमें कुछ टेस्ट ऐसे आते हैं कि जिनमें खुद टीचर्स बताते हैं कि इसमें आपके कम मार्क्स आएंगे, या आपको कंपटीशन का आइडिया देने के लिए है। सो तराना, यदि मैं आपसे ये जानूं कि जैसे हम लोग टेस्ट देते हैं उसके बाद में ऐसा होता है कि हर टेस्ट हमें हर बार से ज्यादा मैच्योर करता है, पहले से और बेहतर बनाता है। टेस्ट इसीलिए होते हैं कि हर बार हम थोड़े 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 ग्रेजुअली अच्छे बनते चले जाएं, पर उसके लिए जरूरी होता है कि टेस्ट देने के बाद में उसका एनालिसिस हो। यस सर। वो क्या था, कैसे होता था? तो टेस्ट दे दिया अपन ने, अब या तो आप वहीं कोचिंग में बैठ के उसको सॉल्व कर लो कि ठीक है। आपसे जो जो क्वेश्चन हो गए वो तो ठीक है, और जो आपके गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और वो मॉड्यूल में कहाँ लिख रखा है उसको भी एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। जिससे आपका वो वाला कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज हो जाए या फिर वापस स्ट्रांग हो जाए। और फिर भी डाउट रहता है तो आप डाउट काउंटर पे पूछ सकते हो। डाउट काउंटर पे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं सारी चीजें। ठीक है। और फिर मैंने तो एक नोटबुक भी बना रखी थी जिसमें जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनसे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट लिख लेती थी, ताकि अगला टेस्ट हो तो एक बार वो रिवाइज कर लूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट के मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे। ठीक है। हाँ, तो ऐसा एनालिसिस हो सकता है। और मैंने ऐसा सुना है कि भाई एम्स में जो है वो भी पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है एम्स की। अब यदि मैं आप एक सिंपल सा सवाल पूछ लूं आपसे, हमारे व्यूअर्स भी इसको सुनना चाहेंगे कि स्टडी इन मैट्रिक्स एंड स्टडी इन एम्स, नाउ वी कैन कंपेयर। आप बता सकते हो, मेरे मन में भी होता है कि यार मैं जानना चाहूंगा कि मैट्रिक्स में जो स्टडीज होती हैं, एम्स में जो स्टडीज होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से दोनों को देखते हो? मतलब वैसे अगर पैटर्न वाइज देखा जाए वो तो अलग है, मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा होते हैं, यहाँ पे अपना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा होता है। बट वही है ना कि वहाँ पर अब थोड़ा ऐसे फ्री फील होता है कि यार फ्री मतलब इसको डिफाइन करो थोड़ा सा। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ता था आपको, लाइक संडे को टेस्ट है तो ऐसा नहीं कर सकते कि शनिवार को पढ़ेंगे, आपको सोमवार से शनिवार तक कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ता था उस टेस्ट के लिए। ठीक है। और मतलब और भी कोई टेस्ट सीरीज चलती रहती थी, बीच में छुट्टियां मिलती थी कि भाई 3 दिन की छुट्टी है फिर टेस्ट है, तो ऐसे नहीं कर सकते कि यार आज की छुट्टी एंजॉय करते हैं 2 दिन में पढ़ लेंगे। आपको 3 दिन पढ़ना है और भयंकर पढ़ना है मतलब। बट वहां पे ऐसा है ना, मतलब कि अपने को पता है कि 10 दिन बाद में एग्जाम है, तो ठीक है 2 दिन पहले शुरू करते हैं 9 दिन मस्ती करेंगे, 10वें दिन पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे और काम हो जाता है। काम हो जाता है सर। ऐसा कैसे? बट मतलब वही है ना कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रहता है वहाँ पे, तो थ्योरी आपने कुछ पढ़ी है, क्लास में समझी है, तो आप बना के लिख सकते हैं। बट वो एक एमसीक्यू आ गया टफ सा, उसमें क्या ही बनाएंगे। सही बात है। और थ्योरी में आपको प्रॉपर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आपने कुछ रिलेटेड लिखा कि यार ऐसा सा होता है, ऐसा सा होता है, तो आपको कुछ नंबर तो मिलेंगे। यहाँ पर तो वही है कि एक छोटी सी गलती हुई, वो -1 4 तो क्वेश्चन के तो जाते ही हैं, बट माइनस भी चला जाता है। हाँ, तो ये मेरे को डिफरेंस लगता है। आपको क्या फील होता है एम्स में और मैट्रिक्स के? सर मैट्रिक्स में तो मतलब साथ में टीचर्स रहते थे, तो वो हमेशा बताते रहते कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, जो काफ़ी अच्छी बात थी। अब मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई कम तो नहीं हुई है, एमबीबीएस है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब ये है कि खुद को पता है कि कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है। तराना, मैं एक बहुत ईमानदारी का क्वेश्चन पूछूंगा ना, उसका ईमानदारी से उत्तर देना, क्योंकि अभी तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि उन सवालों से तुम थोड़े ऊपर उठ गए हो। ये सामान्यतः तब होता है जब आदमी सफल नहीं होता। भाई आपने सफलता पा ली है तो अब लोग ये सोचते हैं कि आप जो कर रहे हो ठीक ही कर रहे हैं। यदि मैं आपका एग्जैक्ट शेड्यूल पूछना चाहूँ एम्स का तो वो बताओ मुझे। तो सर सुबह उठते हैं 7 बजे के लगभग, ठीक और है। 8 से 4 क्लासेस होती हैं। ठीक है। और फिर उसके बीच में लंच एक 1 to 2 होता है, 1 घंटे का होता है, उसमें सिर्फ लंच ही हो पाता है और कुछ नहीं हो पाता बस। ठीक है। फिर 4 बजे के बाद हर दिन नया शेड्यूल बनता है। अच्छा। हर दिन नई ट्रिप प्लान होती है कि आज हम 2 घंटे में कहाँ घूम के आ सकते हैं। ओके, कहाँ गए हो ऋषिकेश में? पहले तो हम पास में एकदम जस्ट बाहर निकलते ही गंगा बैरेज है, हाँ बिल्कुल है, और आस्था पथ है, वहाँ पे घुमाते हैं। फिर त्रिवेणी घाट, और त्रिवेणी घाट के बाद फिर संडे को हमने प्लान किया आज थोड़ा दूर चलते हैं, ट्रैकिंग करते हैं आज। और वो भी 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग की है। नीलकंठ महादेव गए थे। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत जगह है। यस सर, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर वहाँ पे दर्शन किए और रात को लेट हो गया था, 8 बज गए थे आते आते। तो संडे तो बस ट्रिप में ही चला जाता है।
और रेगुलर डेज में भी हम आसपास में घूम के आ जाते हैं, कभी ऐसे बस गंगा देखने चले जाते हैं, कोई वो जो कैफे गंगा की में। कलकल है वो भी बहुत सारे उद्वेगों को शांत करती है। यस सर। उसके किनारे बैठ भी जाओ ना तो आपको घंटों का पता नहीं चलता है, मतलब आपको यही पता नहीं चलता कि आधा घंटा, घंटा 2 घंटे कब निकल के उसको देखते रहो, बस हराती लहर अपने आप में नहीं होती और अंदर ही अंदर आपको। यदि मैं ये बोलूं कि आपने, मुझे लगता है कि मोर और लेस सौरभ का और रोहित का भी लगभग वही शेड्यूल होता होगा जो तराना का है, भाई 8 से 4 कॉलेज है, वो तो ठीक है, पर 4 बजे के बाद में हर दिन का नया शेड्यूल है। यदि इसी को मैं ये बोलूं कि योर एग्जैक्ट शेड्यूल इन क्लास 12th तो क्या बताओगे? वो तो ऐसा होता था कि क्लास 12th में जब सिलेबस चल रहा था तब क्लासेस होती थी इवनिंग की, तो सुबह हम उठते 6 बजे, जैसे मैं 6-7 बजे उठ जाता एंड जो भी होता वो मुझे जो पढ़ना होता, सेल्फ स्टडी करनी होती वो करता। उसके बाद में 2 बजे से कोचिंग होती थी, तो 1 बजे मतलब तैयार हो गए, खाना वाना खा लिया और 2 बजे कोचिंग चले गए, 1:30 बजे 2 से 8:30 तक कोचिंग होती थी। उसके बाद में घर पे जाते, खाना खाते एंड जो भी क्लास में पढ़ाया होता वो देख लेते, बाकी सुबह वही रूटीन ऐसे फॉलो होता। और लगभग पूरे साल भर यही चलता, क्लासेस जब तक रहनी है वही चलना है, मतलब वहां हर दिन नया शेड्यूल था और यहाँ हर दिन सेम शेड्यूल था। और मुझे लगता है कि वो जो लगातार एक आपने शेड्यूल रखा, उसी का परिणाम है कि आज आप वहां पर हर दिन अपना शेड्यूल बदल पा रहे हो, वरना वो नहीं बदल पाता, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता। भाई ऑब्वियसली बात है कि यदि आप यहाँ उतने ढीले पड़ जाते तो फिर शायद उतना वहां कर नहीं पाते आप। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि जैसे कई बार ऐसा कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये रेफरेंस बुक्स हैं, ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, इसको भी पढ़ लो, वो भी देख लो, ये भी देख लो, एनसीईआरटी भी कर लो, रेफरेंस बुक भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, इंटरनेट से भी ले लो। आप लोगों ने चूंकि उस जर्नी को जिया हुआ है, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे उनको, क्या करना चाहिए इसमें, क्या ठीक रहता है? मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो सर ये है कि आप है ना क्वेश्चंस के लिए तो मॉड्यूल कर लो, सवाल के लिए तो सिर्फ मॉड्यूल काफ़ी है। ठीक है। और मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, वो आप मॉड्यूल की थ्योरी में मिल जाएंगी आपको। ठीक है। तो फिजिक्स की तो आप सिर्फ पूरा मॉड्यूल पढ़ लो और पहली से लेकर चौथी तक सारी एक्सरसाइज कर लो, बीच में इलस्ट्रेशन दे रखे हैं वो कर लो, वो मोर देन इनफ है। ठीक है। मतलब उससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, रेफरेंस बुक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब नीट 2025 जैसे पेपर के लिए भी करने की जरूरत नहीं है। ओके। क्योंकि उस लेवल के सवाल मिल जाएंगे आपको, मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे। और उसके बाद में बायो में ऐसा है कि आप मतलब जैसे रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपको नोट्स बनवाए जाते हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होती। तो एनसीईआरटी में खाली स्पेस दिया हुआ है, तो जो आपको लगे कि भाई ये एनसीईआरटी में नहीं है, वो उस खाली स्पेस में ऐड करते रहो। और एट द एंड जब आपके मतलब आरटीएस डीटीएस चलते होंगे तो नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास एनसीईआरटी है और उसमें ही बने हुए नोट्स हैं, तो आप वो पढ़ लो। और बाकी जितने भी कोचिंग के टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट दो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब मैंने भी नहीं किया था कुछ भी। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो नीट की, आपने मैट्रिक्स नीट डिवीजन में भी की है, 2 एस्पेक्ट होते हैं। क्लासरूम, आपने जैसे अभी बताया सुबह उठते थे, ये करते थे, इतनी बजे क्लास आते थे, तो मैं आपके पूरे दिन को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूं, क्लासरूम, सेल्फ स्टडी, ये 2 चीजें हैं। एक क्लासरूम हो गया, एक सेल्फ स्टडी हो गया। दोनों में स्टूडेंट्स को कितना बैलेंस रखना चाहिए और दोनों का क्या वेटेज है, और मैट्रिक्स नीट में आपने करते समय दोनों का क्या आपने कैसे बैलेंस बनाया? मतलब ये है कि सर क्लास और सेल्फ स्टडी का आप मानो तो लगभग बराबर वेटेज है। ओके। बट उसमें है ना कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि क्लास चल रही है और जो टीचर लिखा रहा है वो लिख लेता हूँ और घर पे जाके अपने आप पढ़ लूंगा। मतलब ऐसा भी होता है कहीं कि यार बायो ये अंदर की बात थोड़ी इसको बोलो, मतलब हमें भी जानना है इसको थोड़ा सा। हालांकि यार बायो का चैप्टर ही तो चल रहा है, हाँ। बोटनी का चैप्टर ही तो चल रहा है यार, ये जाके पढ़ लूंगा, रटना ही तो ऐसे वैसे, और वो ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कर रहा है। बट ऐसा है कि मैं तो ऐसे करता था कि जैसे हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही है, किसी भी चैप्टर की चल रही है, किसी भी क्लास सब्जेक्ट की चल रही है, तो सर है ना जैसे पूरा बोर्ड भर देते थे लिखते लिखते, तो फिर मैं ऐसे करता था कि 1-2 मिनट बोर्ड को देखता था और फिर मैं ट्राई करता था कि बिना देखे लिखूं अपनी कॉपी में जो सर ने बोर्ड पे लिखा है। ओके। और सर ऐसे करते थे कि क्वेश्चन भी कराते थे क्लास में, तो मैं ना क्वेश्चन का सिर्फ आंसर लिखता था, वो भी कॉपी के पीछे, लाइक पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखता था, वो उतनी जगह खाली छोड़ देता था। फिर जब मैं अपने रूम पे जाता था तो फिर अपना सॉल्यूशन लिखता था उसका और आंसर से मैच करता था, और मैच हो रहा है तो ठीक है, वरना उसको गोला करता था और अगले दिन सर से वापस पूछता था। तो ऐसे एक्टिवली पढ़ेंगे ना क्लास में तो ज़्यादा बेनिफिट होगा कि भाई सिर्फ देख लिया सर को और नोट्स बना लिए, उससे ज़्यादा। और बाकी
जैसे हर क्लास के बाद में अपने को 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। हम्म तो शुरू में मैं ऐसे करता था 12th की स्टार्टिंग तक, तो कि है ना ब्रेक में इधर उधर बाहर घूमते थे, पानी पी लिया, ये वो नहीं पीना होता था तो भी बाहर घूम रहे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं। बट है ना फिर डीजी सर आए हमें केमिस्ट्री पढ़ाने। हाँ तो सर का ये कहना था कि भाई 10 मिनट का ब्रेक है और हर ब्रेक में तो पानी की जरूरत है नहीं, बाहर जाने की जरूरी है नहीं, सही बात है। और है भी तो जाओ, 1-2 मिनट का काम है, वापस आ जाओ, 8 मिनट है। और उसके बाद में टीचर कभी 5 मिनट जल्दी छोड़ देता है, आगे वाला टीचर 1-2 मिनट लेट आता है, तो 10-15 मिनट मिल जाती हैं। तो उसमें ना आप है ना जो सर ने पढ़ाया है वो रिवाइज कर लो। और मैं ऐसा ही करता था फिर, मतलब सर जो सवाल देते थे घर से करने के लिए मॉड्यूल के, वो कर लेता था। और सर ने जो थ्योरी बताई वो थ्योरी एक बार ऐसे 15 मिनट में पढ़ सकते हैं आराम से, एक क्लास में इतना ही पढ़ाया जाता है। और फिर घर पे जाके मेरे को थ्योरी पढ़नी नहीं थी, मेरे को सिर्फ जो खाली स्पेस छोड़ रखे थे मैंने वो भरने थे सॉल्यूशन करके। तो ऐसा करता था मैं। और फिर मतलब अगर इतना कर लिया तो फिर अगर हॉस्टल जाके थोड़ा कम भी पढ़े ना तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच, कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरी नहीं। पर आपकी बात से एक बात नजर आई मेरे को कि क्लासरूम में आप एक्टिव हैं तो सेल्फ स्टडी फिर थोड़ा सा Easy हो रिलैक्स जाता वे में कर सकते हो, कर सकते हैं, पर बैलेंस करनी तो पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी। बट वो है कि आपको जोर नहीं आएगा, मतलब कि समझ आ रहा होगा जो भी पढ़ रहे हैं आप। ओके। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ समझ नहीं आता, आप सीधा रट लेते हैं, यार रट इसमें लो कुछ इसे। आप ऐड करना चाह रहे हैं? क्लास में जो पढ़ा है वो तो पढ़ना ही होता है तीनों सब्जेक्ट्स में, ठीक फिजिक्स है। केमिस्ट्री एंड बायो। हम्म नोट्स बनाने होते हैं जो टीचर्स क्लास में बता रहे होते हैं, उसको लाइटली नहीं लेना होता कि ये तो चलो ये आसान चैप्टर है या ये क्लास में समझ आ गया। वो हो सकता है कि उस समय आपको समझ आ गया, लेकिन उसको नोट डाउन तो करना है, उसको घर पे जाके पढ़ लो, क्योंकि उस इंस्टेंट पे आपको समझ हो सकता है कि आ गया हो, लेकिन टेस्ट तो आपको बाद में देने हैं। नीट इवेंचुअली 2 साल की जर्नी है, सो उसके लिए नोट्स अच्छे से बनाने होते थे एंड उसको रूम पे जाके पढ़ना भी होता था। बाकी जैसे सौरभ ने बताया कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी होती थी, बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी सब कुछ है, नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद में नोट्स के पॉइंट्स जो टेस्ट होते थे उनमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ जाते थे, तो उनको भी एनसीईआरटी में लिखना होता था। ये नहीं कि आपने जो क्लास में नोट्स बना लिए वो फाइनल है, वो एंड प्रोडक्ट है, अब उसको खाली पढ़ना है, उसको मॉडिफाई भी करना है टाइम टू टाइम। ओके। टेस्ट के साथ में, टीचर्स जो बताते हैं उसके साथ में, क्योंकि टेस्ट जैसे हम आगे होते थे, एक चैप्टर के एक टॉपिक के मल्टीपल टेस्ट होते थे, ठीक है। 10-10 बार वो टेस्ट में आया होगा, सो हमेशा कोई ना कोई नया पॉइंट निकलता था, तो उन नोट्स को मॉडिफाई भी करना होता था। तो फिर तो मतलब ऐसा हो गया कि भाई आपको जो भी आपने क्लासरूम में पढ़ा उसको घर जाके रिवाइज भी करना है। आप पूरा सिलेबस विदाउट पैनिक रिवाइज कर लेते थे, आराम से हो जाता था। वो फिर सर ऐसे डिवाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सा चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। ओके। जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है उसको आप कम टाइम दोगे, और जो आपको बहुत वीक टाइप चैप्टर है उसको आप ज़्यादा टाइम दोगे, तो वो भी सब कुछ बैलेंस हो जाता है। कई बार ये होता था कि क्लास में आपने ध्यान से सुना है, टीचर ने कुछ पढ़ाया और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आपको याद आता है कि हाँ उस दिन सर ने ये बताया था क्लास में, तो अपन इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे भी। तो पूरा सिलेबस विदाउट पैनिक रिवाइज हो जाता है आराम से। हाँ सर, करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपके सामने एक शब्द चित्र खींच रहा हूँ, याद करना। आप क्लासरूम में बैठे हो, एक बच्चा आपके इधर बैठा है, किधर बैठा है, किधर बैठा है, कुछ बच्चे इधर बैठे हैं, कुछ आगे बैठे हैं, कुछ पीछे बैठे हैं, और लगभग सब चेहरे याद आते हैं, हमें ध्यान में आते हैं। उनमें से कुछ हमारे साथ एम्स पहुंच गए, कुछ हमारे साथ कुछ मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच गए, और कुछ बच्चे इस बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, वहां नहीं भी पहुंच पाए। ऐसा भी होता है। यदि मैं अब आपसे बहुत ऑनेस्ट सवाल पूछूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत काम का होगा, कि आज की तारीख में जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे बच्चे हैं, क्या बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं कि उनका सपना उनके हाथ से छिटक जाता है? व्हाट बिगेस्ट मिस्टेक दे हैव डन, या दे आर डूइंग? वो क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी चूक कर देते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी भूल कर देते हैं कि वो जो सपना लेकर के आते हैं फिर वो कई बार डिले हो जाता है या छिटक जाता है? सो सिलेक्शन नहीं होता तो उसका मतलब खाली ये नहीं है कि मेहनत में कमी थी, ये भी हो सकता है कि मेहनत की हो बट इस बार लक नहीं चला, तो ये फैक्टर भी है। लेकिन उससे सक्सेस ये नहीं है कि मिलेगी ही नहीं, थोड़ा सा डिले हो जाएगी, हो सकता है कि 1 साल बाद मिल जाए। लेकिन एक पॉइंट होता है कि मेहनत ही नहीं की, जो क्लास में पढ़ाते हैं उसके नोट्स अच्छे से नहीं बनाए, सेल्फ स्टडी रेगुलरली नहीं की, तो वो नहीं करना चाहिए बस। तो बेसिकली बिगेस्ट मिस्टेक यही करते हैं कि हम उस समय उस मोमेंट को नहीं जी रहे होते हैं, उसमें सीरियस नहीं होते हैं। क्लास में बैठे हैं तो भी मोमेंट की बात होगी, घर गए सेल्फ स्टडी, वो भी मतलब हम उस मोमेंट को नहीं जी रहे होते हैं, और ये अपने आप में बड़ी मिस्टेक हो जाती है। फिर आपको क्या लगता है सौरभ? हाँ वही है ना कि हम क्लास में बैठे हैं बट एक्टिव नहीं है हम, मतलब प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे,
और दूसरी वही है कि टाइम वेस्ट करना चीज़ों में अलग अलग। जैसे टाइम वेस्ट किस किस में करते हैं स्टूडेंट नॉर्मली? अपन आप क्लास में से होकर के आए हो तो आपको पता है कि कैसे कैसे बच्चे कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं? क्लास में कई तो सो रहे होते हैं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर सर क्या पढ़ा रहे हैं। क्लास चल रही है सो जाते हैं? यस सर। और नींद आ जाती है उनको? अब वो कैसे आती है वो तो उन्हीं को ही पता, पर वो सो जाते हैं, कई तो सो जाते हैं। ठीक है। और कई पता नहीं क्या रफ में कुछ करते रहते हैं, टीचर आगे समझा रहा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा है, वो अपनी ड्राइंग बना रहे हैं कुछ। मैंने देखा जो टेबल होती है ना उन पे भी बहुत यस सर, उन पे भी करते रहते हैं। गजब की ड्राइंग्स। आप क्लास खाली हो जाए उसके बाद कई बार क्लासरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि लगभग हर टेबल पर अलग अलग कलाकारियां वहां पर दिखती हैं। वो कलाकारियां बड़ी मिस्टेक होती हैं। यस सर। ओके। और क्या लगता है आपको कि और बच्चे कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हैं, लैक करते हैं? मोबाइल तो अलाउ नहीं होता क्लास में तो नहीं होता, पर बाहर निकलते ही बाहर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही मोबाइल है। ओके। जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको तो मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। मतलब आप कब फोन हाथ में लोगे, कब 3 घंटे गए पता ही नहीं चलता। तो उस समय उसको छोड़ ही दो आप। हाँ, उसकी जरूरत भी नहीं है, एस्पिरेंट्स को नहीं है जरूरत इसकी। जरूरत नहीं है। आपने जैसे बताया कि एम्स में 1 बजे 2 बजे सोते हैं, पढ़ने के लिए नहीं सोते हैं, हाँ है ना? खेलने के लिए, दोस्तों से चिल करने के लिए, मस्ती करने के लिए, मूवी देखने के लिए। पर जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तब तो लेट नाइट स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं स्टडी को लेकर के। आपने किए हैं? मतलब मेरा तो ये था कि मतलब ये बात भी डीजी सर ने ही बताई थी हमें कि मतलब अगर तुम कोचिंग का अपना पूरा टाइम यूटिलाइज कर लोगे, जैसे मैंने बताया एक्टिवली पढ़ के, सही बात है, और 6 घंटे हो गए और 6 घंटे तुम अगर घर जाके पढ़ लोगे तो फिर बच्चे हुए 12 घंटों में जो करना है ना वो कर सकते हो। तो मैं सोया करता था, मतलब 8.5-9 घंटे सोता था मैं तो। वेरी गुड, ये जरूरी होता है नींद के लिए। आपका भी ये रहता? यस सर, 8 घंटे मिनिमम सोती थी मैं भी मतलब कभी फिक्स तो नहीं था, 6-7 घंटे सोता था। इतना तो सोते ही थे। मतलब आपने लेट नाइट के स्ट्रगल्स नहीं किए हैं? बिल्कुल नहीं, और मतलब बिल्कुल नहीं किए। अर्ली मॉर्निंग भी नहीं किए सर। नहीं मतलब मेरा तो ऐसे था कि जब मन करता तब पढ़ने लग जाते। कभी सुबह उठ के भी पढ़ा हूँ, रात को लेट तक भी पढ़ा हूँ, रात को पढ़ने बैठ गए एंड मज़ा आने लग गया तो मतलब चलने देते उसको, लेट सो जाते, सुबह लेट उठ जाते, क्योंकि इवनिंग की क्लासेस होती थी तो हम अपने शेड्यूल को आसानी से फ्लक्चुएट कर सकते थे पढ़ाई के लिए। हाँ, कि सुबह जल्दी उठना है तो भी उठ सकते हैं, रात को लेट सोना है तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। एक चीज मैंने मतलब ऐसे नोटिस करी है कि नॉर्मली जब हम किसी बड़ी स्टडी के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग हमें ज्ञान देते हैं, कुछ बताते हैं, नीट में ऐसा होता है, नीट करोगे तो ऐसा होगा, डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी बना जाता है, डॉक्टर बनने के लिए ये करना पड़ता है, वो करना, बहुत सारी चीजें सुनते हैं हम लोग। फिर हम उस फील्ड में उतरते हैं, फिर हम स्टडी करते हैं, फिर हम एग्जाम देते हैं, एक दिन रिजल्ट आता है और पता चलता है कि हम तो एम्स में पहुंच गए। तो आपकी इस जर्नी में कोई ऐसा मिथ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी धारणा जिस पर आज आपको हंसी आती है कि यार मैंने सुना तो ऐसा था, एक्चुअल में ऐसा हुआ? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। ऐसी कोई भी आपको कोई बात ध्यान में आती है, या लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो जाता होगा, ऐसा कोई भी मिथ हो जिस पर आज आपको हंसी आती है कि यार मैंने सुना था पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और मैं तो यहाँ हो गया, ऐसा कुछ? मतलब ऐसा सच तो नहीं है, बट एक चीज है जो पेपर से रिलेटेड ही है। मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि जो आपके पेपर के बीच में साइन करवाने वाला आता है, इन्विजिलेटर आता है, हाँ, तो वो है ना 20-25 मिनट तो वो खराब कर देता है। तो मैंने देखा कि मैक्स टू मैक्स 2-3 मिनट लगते हैं उसमें। ओके। बट मतलब और हर बंदा बोल रहा है जो पेपर दे के आ चुका है, रिपीटर वगैरह है, अच्छा, मतलब जो मेरे आसपास थे वो, ओके, कि यार 20 मिनट खराब कर देता है वो, ऐसा वैसा खड़ा रहता है, बात करता है, ये वो। तो मेरे को एक वो डर था कि यार 180 मिनट ही है इस बार तो 20 मिनट गए अपने तो। ठीक है, होता कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कुछ ऐसा लगा? ऐसे तो कोई मिथ नहीं था, बाकी ऐसा बोलते थे कि विद 12th बहुत ज्यादा टफ होता है। ओके, ये भी मिथ है अपने आप में। लेकिन मैंने 2 साल को ज्यादा स्पेशल एफर्ट्स नहीं डाले, नॉर्मल एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स बस। ओके, एंड विद 12th हो गया। यस, इवन मेरे सामने तीनों बैठे विद 12th ही हो तीनों। आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ हो? ऐसे कोई मिथ टाइप तो नहीं था, यही था कि 12th के साथ बहुत कम सिलेक्शन होता है, बहुत कम लोगों का ही होता है, तो तुम्हारा भी नहीं हो पाएगा शायद। तो बस वो कंसिस्टेंसी होती है, नॉर्मल पढ़ाई होती है, हो जाता है। ऑल्सो मतलब ऐसा सोचते हैं कि नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो एकदम ही हेक्टिक शेड्यूल है, ऐसा भी नहीं था। हम संडे को खेलने जाते थे, मेरे दोस्त थे, उनके साथ संडे को बिल्कुल खेलते थे हम लोग, शाम को खेलते थे, कभी कभी सुबह खेलने चले जाते थे। इसके अलावा नॉर्मल डेज पे भी खेले थे,
सो लाइटली भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट हो आप ये तभी बहुत आप जरूरी उस होता लाइट शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। रोहित एक बात कह रहा है कि संडे को हम खेलने जाते थे, इसमें इसने प्रेशर इस पे ज्यादा डाला कि संडे को जाते थे, कभी कभी और दिन भी चले जाते थे। एम्स में क्या रहता है? एम्स में तो एम्स में क्लासेस कभी कभी पढ़ाई होती है और दिन हम गेम्स की खेलते हो। यदि मैं ये बोलूं कि यहाँ जो नीट की प्रिपरेशन की हॉस्टल लाइफ थी और एम्स की हॉस्टल लाइफ है, उन दोनों को कैसे देखते हो? एकदम बी फ्रैंक, मतलब वहां की हॉस्टल लाइफ को और यहाँ की हॉस्टल लाइफ को। जैसे मैं तो यहाँ पे हॉस्टल में नहीं था, घर पे थे, हाँ तो आपको तो वहां जाकर के फिर एकदम नई दुनिया मिली होगी। हाँ बिल्कुल। कैसे, थोड़ा सा बताओ उसको। चलो अपने घर और हॉस्टल में कंपेयर कर जैसे घर पे तो मतलब सुबह लेट तक सोने लग गए तो मम्मी उठा देती थी, एंड सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं किया। कॉलेज में तो ये होता है कि हॉस्टल में मेरी क्लासेस 8:30 से हैं, एम्स भोपाल में 8:30 से 4:30, तो ऐसा भी हुआ है कि 8:20 पे उठे एंड क्लास में पहुंच गए। बस वो पहुंच गए जैसे नहा धो के गए हो? के लिए नहा धो के नहा के तो जाते हैं कि बच्चे बिना नहाए भी चले जाते हैं? बिना नहाए जाना पड़ता है सर कभी कभी। अटेंडेंस के लिए तो जाना पड़ता है, ड्राई क्लीन करके। मतलब 8:20 पे उठ के भी क्लास में जा सकते हैं, 10-15 मिनट में जैसे तैसे क्लास में पहुंच जाते हैं। वहाँ तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ब्रेकफास्ट नॉर्मली स्किप ही हो जाता है। ओके, बट घर पे तो वो हमेशा वो नहीं हो सकता वहाँ। ठीक है। और हॉस्टल लाइफ की कुछ और चीजें बताओ, कुछ जिससे मतलब एस्पिरेंट्स को लगे कि यार उस हॉस्टल लाइफ को भी जीना चाहिए। जैसे हॉस्टल में है तो सब जगह से लोग आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से, तो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर होती है, डाइवर्सिटी होती है उनकी। हाँ, तो बैठ के आराम से बातें करते हैं। ये नहीं कि आप जहाँ से गए उन्हीं लोगों के साथ आप हो, अलग अलग लोगों के साथ मिलो, उनसे बातें करो। हमें पूरे भारत को जानने का मौका हाँ, मिलता तो अच्छा भी लगता है एंड नई चीजें भी पता चलती हैं, जो ट्रेडिशंस की नई चीजें पता चलती हैं। इसके अलावा रात को बैठ के कितनी बजे तक भी डिस्कस करो, कॉमन रूम में बैठ जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ खेल सकते हैं। ठीक है। और टेबल टेनिस खेल सकते हैं हॉस्टल में। इसके अलावा कोई जैसे एम्स भोपाल में सिंगल रूम्स हैं, तो सबके। हाँ, क्या बात फर्स्ट है, ईयर लग्जरी है मतलब। एंड अटैच बाथरूम है, तो प्राइवेसी भी है। ओहो। एंड उसके बावजूद भी मतलब हम ऐसा करते हैं कि एक रूम में कुछ दोस्त हैं, वो मिलके रात तक ऊनो खेलने लग गए, कोई मूवी देखने लग गए, तो उसमें काफी मजा आता है। मतलब यदि मैं ये बोलूं कि भाई जो एम्स का जो कल्चर होता है उसमें डाइवर्सिटी भी है, उसमें नॉलेज भी है, उसमें बहुत कुछ लर्निंग्स भी हैं, तो उस पूरी एम्स के हॉस्टल को मान लो, कैंपस को मान लो, उस पूरे कल्चर को आप कैसे देखते हो? वो आपको कितना ग्रो करता है? एकेडमिकली तो डेफिनेटली क्लासेस आपको ग्रो कर ही रही हैं, पर वो जो आपके फ्रेंड्स हैं, नए फ्रेंड्स बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के होते हैं, और वो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग कितना ग्रो करते हैं? सर जैसे दोस्त हैं, जैसे मेरे हैं, वो अलग अलग जगह से हैं, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, ऐसे हैं। तो सबके साथ मिलते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। कभी इसको पकड़ लेते हैं कि हाँ तू बता भाई कैसा सीन होता है वहाँ पे, फेस्टिवल पे क्या होता है, तो वो बताता भी है। एंड इसके अलावा कॉलेज में एकेडमिकली तो मतलब फोकस किया जाता ही है, खुद पे फोकस करना होता है एकेडमिकली। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कल्चरल फेस्ट हो गया अब तक। इसके अलावा मेन फेस्ट होता है रेटिना, काफी बड़ा था, 5 दिन तक चला था। हो गया अभी? हाँ अभी हुआ, मजा आ गया 3 से 7 दिसंबर। मजा आ गया, बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स भी होता है। जैसे आप नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते, या फिर आप नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में जाने का मन भी नहीं करता, जाओ भी तो कितने कॉन्सर्ट्स में जा पाओगे। जैसे 5 दिन का रेटिना था, एक एक दिन बड़े बड़े गेस्ट आए थे, जाकिर खान आए थे, तो उनका स्टैंड अप अटेंड किया वैसे बैठ के एकदम। एंड बिकॉज आप MBBS स्टूडेंट हो वहाँ के, तो आपको एकदम पास से देखने को मिलता है। मजा आ गया। जस्ट 50 मीटर भी नहीं है, 20-30 मीटर के डिस्टेंस पे इतना बड़ा आर्टिस्ट है आपके सामने। आदित्य रिखागी ने परफॉर्म किया, मोहित चौहान, विशाल शेखर, तो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट की एक लाइनअप थी। इसके अलावा भी काफी इवेंट्स थे, ये तो मेन आर्टिस्ट थे। एंड इतने सारे इवेंट्स आपने खाली 5 दिन में एंजॉय कर लिया, एंड एकदम आगे से VIP लोकेशन से आपने एंजॉय किए। सो ये एक अच्छी बात है कि न केवल पढ़ाई होती है, बल्कि इसके अलावा भी आप चीजें एंजॉय कर सकते हो। आपके भी फेस्ट वगैरह का क्या कैसा रहता है? हुआ है अभी या होना है अभी? अटेंड नहीं कर पाए सर वो तो। क्यों? फ्रेशर्स हैं तो फ्रेशर्स इसलिए हैं तो ये वाला नहीं हो पाया। ये वाला नहीं हो पाया, अगला थोड़ा सा वाला। प्रेशर था, बॉस कल्चर जो है थोड़ा सा। अच्छा, ये जो बॉस वाला वर्ड है, मतलब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, ये सभी में है क्या? ये सारे एम्स में है क्या? सभी मेडिकल कॉलेजेस में है क्या? हाँ, वो एक तरह से आप अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हो, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। सही बात है। और मुझे लगता है कि ये एक्चुअल में विरासतों को आगे ले जाने का तरीका होता है कि आपको बहुत ढीला छोड़ देंगे ना, तो फिर आप मतलब अभी जो आए हो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो
तो हल्का सा आपको वो ट्रेंड करते हैं इस तरीके से, यस और वो ट्रेनिंग कई बार थोड़ी सी हार्ड हो जाती है पर चल जाता है, मतलब चलता है। हाँ हाँ। मतलब एक तो आप हेजिटेंट होते हो थोड़ा सा, तो उस हेजिटेशन को भगाने के लिए भी जो टास्क देते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब एक लिमिट में हो तो बढ़िया ही होते हैं। इसके अलावा वो गाइडेंस भी देते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो उनसे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मतलब हमें तो क्या पता है, हम तो अभी कॉलेज गए हैं, तो वो 1 साल बड़े हैं, कम से कम 2 साल बड़े हैं, या जो भी सीनियर्स हैं, तो उनको तो पता है ना उस जगह का, सही बात तो है, वो हेल्प भी कर सकते हैं। हेल्प भी करते हैं आपकी। अभी तक आप एक स्कूल के स्टूडेंट थे, फिर आप एक कोचिंग के स्टूडेंट बने, अब आप एम्स के स्टूडेंट हैं, लाइफ में क्या चेंज आया? बहुत चेंज है, मतलब मेनली तो वही है कि आप अपने आप चीजें प्लान कर सकते हैं, मतलब जो आपको करना है वो कर सकते हैं आप। लाइक ओके, आप दोस्त दोस्त बैठे हैं हाँ, और आपका मन हो गया कि यार वहां घूमने चलते हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, बस बैग उठाओ, बैग उठाओ और चल दिए। चल दो। बट लाइक मैं सीकर में रहा हूँ 2 साल, पर मैं कभी हर्ष पर्वत भी नहीं गया। मतलब अब चले जाना थोड़ा। हाँ वही तो, बहुत सोचना पड़ता है। मतलब दोस्तों ने पूछा यार चल के आते हैं एक दिन, नहीं नहीं यार कल परसों टेस्ट टेस्ट है, है। पढ़ना है ये वो, और घर पे पता चलेगा तो क्या। अब तो वो घर वाले भी कुछ नहीं कहते, लाइक कि और यार अब लगता है कि अपने आप में कुछ एंजॉय करने का भी है, तो अपने आप में ये भी भाव आता होगा कि यार अपने को अच्छे से स्टडी भी करनी है, तो खुद सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा हाँ। सा एम्स के स्टूडेंट के नाते बन गए हो। ताराना जब पहली बार गई थी तो उसको बड़ी घर की याद आ रही थी, कैंपस बड़ा खूबसूरत था, पर यार यहाँ क्यों आ गए, घर छोड़ करके आ गए। मुझे लगता है कि ताराना अभी छुट्टी पर है, अपने हॉस्टल को मिस कर रही होगी, यस सर। मन कर रहा होगा कब पहुंचे वापस। हाँ वो तो लगता ही है वहाँ पे, मतलब वहाँ का नेचर ही अलग है, वहाँ पे जाते ही इंसान बदल ही जाता मतलब है। मेरे कई दोस्त हैं, मैंने भी खुद ने भी हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छे से जी है, मैं मुंबई में रहा हूँ, तो यदि बहुत लिटरली वर्ड में बोला जा रहा है तो हमें फिर उस हॉस्टल से प्यार हो जाता है ना, उन पर्दों से, उस दीवार से, उस बेड से, चाहे वो जैसा हो। और मुझे लगता है कि बहुत ही गंदा स्कैरी सा फैला हुआ रहता होगा हॉस्टल रूम, पर फिर भी उसमें सुकून मिलता है, अंदर जाते रिलैक्स होते हैं, नींद बहुत अच्छे से आती है, तो उसको मिस तो करते होंगे अभी तो। मिस तो करते हैं सर उसको। यदि मैं आपसे एक चीज और पूछूं कि एक सवाल, थोड़ा सा स्वार्थ का सवाल है, पूछ लेता हूं, यदि मैट्रिक्स में नहीं होते मान लो, तो क्या चेंज होता, क्या हो जाता? मतलब ऐसा लगता है कभी कि यार वाकई में यहाँ आगे तो ठीक रहा काम? हाँ मतलब एक चीज है, बाकी तो जैसे मतलब वो तो जनरल सी बात है कि यार सिलेबस सेम है, हर जगह सेम ही होना है पढ़ाई वगैरह। बट जो मेन डिफरेंस है कि आपका टीचर के साथ है ना ऐसे 1-to-1 कनेक्शन रहता है। लाइक 11th में भी इतने बच्चे नहीं होते क्लास में, और होते भी हैं तो जैसे टीचर भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं कि यार नंबर ले ले तू और मेरे को टेक्स्ट कर देना जो भी तेरे को पूछना है। तो ऐसा भी नहीं है कि अभी मैं डाउट आ गई तो कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कैसे इतनी दूर जाऊँगा पूछने के लिए। कभी कभी ये भी सोचता है बच्चा कि यार कौन इतनी दूर चल के जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, सही बात है, 1-2 क्वेश्चन ही तो है, पूछ लेंगे, और वो उस चक्कर में रह ही जाते हैं। वो पेपर में आता है फिर दुख होता है कि अरे यार ये पूछ सकता था। बट मैं तो ऐसे करता था कि मेरे पास फ़ोन रहता था तो मैं फ़ोटो क्लिक करता था, और फिज़िक्स के लिए मतलब हमारे टीचर्स ने अब्दुल सर हैं, सुशील चौधरी सर हैं, और मान सर हैं केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए भी हम ऐसे भेज देते थे, मतलब टीचर्स को फ़ोटो क्लिक करके एंड देन वो सॉल्यूशन भेज देते थे। तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी कि यार ये शायद अगर मैं कहीं और जाता तो मिसिंग हो सकती थी, इतनी इजीली अवेलेबल नहीं। हाँ। कोई एक ऐसी हैबिट जिसने आपके अंदर कुछ चेंज किए और आपको एम्स जाने में उससे बड़ी सहायता मिली, कोई भी एक हैबिट जो मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आने के बाद में आपको लगा कि ये हैबिट मेरी यहाँ अच्छी डेवलप की गई, उसको और नरिश किया गया, उसको और अच्छा बनाया गया, ऐसा कुछ? सर ऐसे कोई पर्टिकुलर हैबिट तो नहीं, बट खुद पे ट्रस्ट करना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको मैट्रिक्स नीट डिवीजन ने खूब कॉन्फिडेंस दिया। हाँ बिल्कुल, खुद स्कूल पे से ही। ट्रस्ट और टीचर पे भी ट्रस्ट, फैकल्टी पे आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो उनसे जाके वो डिस्कस कर लो आप। हाँ डिस्कस कर लो। ठीक है, ठीक है। यदि मैं ऐसे बोलूं कि जो आपके जूनियर्स हैं जो अभी मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं, ये तीनों से सवाल है और तीनों को अपना अपना उत्तर देना है, सेम नहीं देना है ना, सबको अपना अपना उत्तर देना पड़ेगा। आपके जूनियर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, उनको कोई एक सलाह? मतलब एक सलाह मैं सोच रखी थी कि ये देनी चाहिए। अच्छा। और मेरे को भी बहुत जरूरत थी उस टाइम पर। ओके। कि मतलब है ना, एक ऐसा होता है कि आपके जो आसपास वाले होते हैं हॉस्टल में दूसरी कोचिंग के, वो है ना मतलब आपको बेफालतू का ज्ञान देते हैं कि यार तेरी कोचिंग में तो ये वो,
लाइक हमारे एक चैप्टर है 12th में सोल्ट एनालिसिस, तो उनका कुछ नोट्स था, ऐसे आधी कॉपी के नोट्स थे। ओके। एंड हमारा कोई 15 पन्नों में सर ने नोट्स बनवा रखे थे। ठीक है। तो मैं खाना खा रहा था और वो भैया जो थे या जो भी थे वो मेरे से ना क्वेश्चन पूछने लग गए उसके, और वो मेरे को आ रहे नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और फिर वो ऐसे बोल रहे यार वही कौन पढ़ायो थारी कोचिंग में, ओके करियो, ये नहीं पढ़ाया, ये भी नहीं पढ़ाया, ये भी नहीं पढ़ाया। फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार, फिर मेरे को गड़बड़ हो गया अंदर से हिल जाता आदमी उसको, लगता है यार गड़बड़ डिसीजन हो गया कि अपनी कोचिंग में पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। फिर हम दोस्त डिस्कशन किया करते यार ये पढ़ाया ही नहीं यार, और आ गया तो क्या करेंगे, आ गया तो क्या करें। और मतलब सोल्ट एनालिसिस के शायद 3 सवाल आए थे कुछ ऐसे, वो तीनों मेरे सही हैं और वो तीनों मेरे नोट से आए हैं 25 में। ओके। तो मतलब नहीं सुननी चाहिए किसी की भी बात, मतलब जो आपको कोचिंग में कराया जा रहा है वो इनफ है। ये सुनने वाले इस बात को बहुत गौर से सुने, क्योंकि ये अनुभव बोल रहा है, और अनुभव जो होता है ना वो सही होता है कि आपके आसपास बैठे हुए लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो बोलेंगे तुम्हारी कोचिंग में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पर एक सफल कहानी आपको बता रही है कि फालतू बातें सुनने की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए एग्जाम में वो सब कुछ आपको मिल रहा है। तो एक सजेशन ये हो कि फालतू बातें अपने आसपास वालों से बिल्कुल नहीं सुननी, ना सुने। आपका कुछ सजेशन? मैं भी यही बताऊंगा कि नीट के टाइम पे या किसी भी टाइम पे लोग बहुत होते हैं, एडवाइसेस देते हैं। किसी भी फैमिली फंक्शन में चले जाओ, पहली बात तो मैं फैमिली फंक्शन में नहीं जाता था, बहुत ही बढ़िया। वो सॉर्ट ऑफ सेक्रीफाइस नहीं था, बाय चॉइस था। मुझे फैमिली फंक्शन इतने पसंद ही नहीं है तो मैं जाता नहीं था। वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मेरे कैरेक्टर में वो है। बाकी इसके अलावा किसी की बात ज़्यादा मत सुनना, बात सुननी है तो अपने पेरेंट्स की सुनो, अपने टीचर्स की सुनो, बस इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा जो आपके कोलीग्स हैं, वो जो क्लासमेट्स हैं वो सेम लेवल पे हैं, तो उसमें हो सकता है कि वो डाउट सॉल्विंग में आपकी हेल्प कर दें, लेकिन एडवाइसेस लेनी है तो अपने टीचर्स की एंड पेरेंट्स की लो। इसके अलावा एक चीज़ जो होती है मॉड्यूल सॉल्विंग के टाइम पे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को काफ़ी मतलब ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं, वो नहीं करना होता है। बिकॉज सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उससे प्रोसीजर पता चल जाता है। हो सकता है कि आप किसी और मेथड से करो, लेकिन वो आप देखते हो तो उससे आइडिया लग जाता है, कोई भी टॉपिक हो तो। आपका कोई एक सजेशन? मैं तो ये बोलूंगी कि कंपैरिजन मत करो अपने नंबर का किसी और के नंबर के साथ। ओके, ग्रेट। ऐसे होते था कि मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ, 1 हफ्ते से लगातार मेहनत की है, बट मेरे नंबर कम आए। मेरे साइड में बैठी है, वो क्लास में नहीं सुनती, वो मॉड्यूल भी आधा अधूरा सॉल्व करती है, बट उसके ज़्यादा आगे मेरे से। तो ये सोचती है कि मैं पढ़ रही हूँ फिर भी मेरे कम आ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रही तो मैं भी पढ़ना छोड़ देती हूँ, शायद मेरे भी ज़्यादा हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, वो आपको लास्ट में जाके बेनिफिट करता है। क्लास में के मतलब कंपैरिजन करना बहुत, ये आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। मैं भी जो व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़ की स्टडी की हुई है, उसमें मेरी एक बुक भी है, मैंने लिखी है नो योरसेल्फ के नाम से। तो ये पता चला कि हमारे जो फिंगर्स हैं इनके यहाँ पर रिजेस बने हुए हैं, अंगूठे पर सबके रिजेस हैं, और ऐसा कहते हैं कि लगभग 7-8 करोड़ लोगों में 2 लोगों के रिजेस सेम हो सकते हैं। 7-8 करोड़ नहीं, 7-8 अरब, सॉरी 7-8 अरब लोगों में। और अभी तक दुनिया की आबादी लगभग 4.5-5 अरब के आसपास है। तो अभी तक इस दुनिया में किसी के रिजेस किसी से मैच नहीं करते। मतलब नेचर आपको इतना डिटेल्ड बना सकती है, तो व्हाई आर यू कंपेयरिंग विद अदर्स? भाई नेचर ने इतना डिटेल बनाया आपको कि ये रिजेस किसी के सेम नहीं हो सकते, तो आप किसी और से कंपेयर क्यों करोगे? वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा कर लूं, वो ऐसा पढ़ रहा है तो मैं ऐसा पढ़ लूं। और बच्चे नॉर्मली ऐसा करते हैं। तो ये बहुत अच्छी सलाह दी आपने कि आप ऐसा कुछ ना करें। एक लाइनर अपने अपने एम्स के लिए, यदि मैं ये बोलूं कि भाई ऋषिकेश एम्स को लेकर के तराना को कुछ कहना है, 1 लाइनर, क्या बोलोगे? 1 लाइन में तो पूरा डिस्क्राइब नहीं होगा, बट 2 लाइन यूज कर लो, 3 ले लो। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा कैंपस है, मेहनत करो और पहुंच जाओ, मेहनत करो और पहुंच जाओ, मजा आ जाएगा। ग्रेट। पूरे 5.5 साल मजे में गुजरेंगे। अरे वाह, ठीक है। आप अपने कॉलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, जैसे फेस्ट होते हैं, अभी आगे स्पोर्ट्स फेस्ट भी आएगा, सो उसको एंजॉय करना है। तो ऐसे किताबों में देख के या यूट्यूब पे देख के नहीं, वो एक्चुअल लाइफ में आओ, वहाँ पे आओ तो पता चलेगा। इसके अलावा कॉलेज को डिस्क्राइब करना है तो सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टीज बढ़िया है, एकेडमिकली बढ़िया है, साथ में अलग अलग फेस्ट भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी है, इवेंट्स भी हैं, मजा आएगा। मजा आएगा। मैं तो ये बोलूँगा लाइक मतलब पढ़ाई तो हर जगह करनी है, आप किसी भी कॉलेज में जाओ और आप 2 साल मेहनत करोगे और एम्स ऋषिकेश जैसे कॉलेज में जाओगे ना, तो ऐसे लगेगा कि हाँ यार बहुत मज़ा है। मतलब लाइक किसी को SPMC मिली कॉलेज, वो भी अच्छा है, पढ़ाई वहाँ पे भी सेम है,
बट उतना मज़ा ना आए जितना मतलब आपको ऋषिकेश जाके आएगा भाई। घूमने के लिए बेस्ट जगह है, पढ़ाई हर जगह करनी है, बट प्लस पॉइंट है कि बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत सारी आपके पास सुविधाएं हैं, एंड घूमने के लिए तो ऑफ कोर्स बेस्ट है। तो मज़े लेने हैं तो पढ़ाई कर लो, हाँ, और ऋषिकेश बेस्ट है। ऋषिकेश बेस्ट है, मतलब लाइक और भी बेस्ट कॉलेजेस हैं मानता हूँ, बिल्कुल। बट उसके जैसी कोई नहीं है। तो चलो अब एक एक लाइनें फिर अपने अपने टीचर्स के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी बोल दो। मौका भी है, दस्तूर भी है, और ऐसा कहता ना कि कई बार इंसान ये गलती कर देता है, जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसको हम अच्छा मानते हैं, जिसको लेकर हमारे मन में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तो कई बार शिकायतें बहुत तेजी से हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, पर वो सब चीजें करते नहीं। और मुझे लगता है ये मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। तो एनी वन लाइनर और एनी मैसेज टू योर टीचर्स फॉर योर इंस्टीट्यूट इफ यू वांट टू। डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं सभी टीचर्स को और पूरी मैट्रिक्स की टीम को थैंक यू बोलूँगी कि मेरे को अब लगता है कि अगर मैट्रिक्स के साथ नहीं होती तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होता। ये मेरे को अब फील होता है, क्योंकि मैट्रिक्स ने जो इंटरेक्शन दिया, मतलब 1-to-1 गाइडेंस मिली है यहाँ पे आने के बाद। सो थैंक्स के अलावा तो कैसे ही बयां करूँ मैं। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं भी मतलब हाथ जोड़ के जितने भी फैकल्टीज़ थे, फैकल्टीज़ एंड मेंटर्स जितने भी थे, स्कूल के भी, नीट डिवीज़न के भी जितने भी फैकल्टीज़ थे, जितने भी डाउट काउंटर पे जो टीचर्स होते थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज़ उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो मतलब पूरी टीम, मैट्रिक्स टीम को, सभी टीचर्स को, स्टाफ को थैंक यू। एंड बाकी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब टीचर की हर बात माननी है, चाहे वो कुछ भी बोले आपको माननी है। मतलब मैं स्टार्टिंग में 6 घंटे सोया करता था, 5 घंटे सोया करता था, डीजी सर ने बोला भाई 8-9 घंटे आराम से सो, और मैंने मान ली कि यार ठीक है, सर ने कहा है तो मानना है। तो स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि सर जो भी कहें माननी है बस। बहुत बढ़िया। चलिए, आज की ये बड़ी खूबसूरत सी वार्ता रही आपके साथ में। आई होप आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। आपने पूरी एक जो 2 साल की 3 साल की जर्नी है वो रिकैप की तरह हमारे सामने आई। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं, इन्होंने एक सपना देखा था, और वो कोई बहुत आसान नहीं था। उस सपने को पूरा करने के लिए 2 साल 3 साल एक अनथक साधना करनी थी, थकान के लिए कोई जगह नहीं थी। और एक बात इनसे बात करके मेरे को जो नजर आई है, जो लगी है, वो ये है कि जीवन में कभी ना कभी तो कोई ना कोई मोमेंट तो ऐसा आएगा जब आपको काम करना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, या कुछ भी लड़ना पड़ेगा। एक बड़े शायर है, उन्होंने एक बात लिखी है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आपके लाइफ में यदि स्ट्रगल्स नहीं है, युद्ध नहीं है, इसका मतलब आप अभागे हैं। या तो आपने कोई प्रण लिया, उसको तोड़ दिया, या फिर आप रण छोड़ करके भाग गए। तो आपने सपना देख लिया कि मुझे एम्स जाना है, सपना देख लिया मुझे डॉक्टर बनना है, और उसके लिए लागत देने की तैयारी नहीं है, उसके लिए डर करके भाग जाने की तैयारी है, तो फिर वो सपना पूरा हो नहीं सकता। इसलिए जिंदगी में युद्ध आएंगे, उनका सामना करिए, उनको लड़िए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरे साथ बैठी इन 3 सफल कहानियों की तरह आप भी लोगों तक अपनी बात इस रूप में पहुंचा सकते हैं कि हां, हमने सोचा, हमने ठाना, और फिर हमने करके दिखाया। और जो बच्चे आज के 6 महीने पहले, 12 महीने पहले छुई मुई की तरह होते थे, एम्स पहुंचने के बाद में आप इनकी खिलखिलाहट को देख सकते हैं, इनके कॉन्फिडेंस को देख सकते हैं कि कितना आत्मविश्वास इनके अंदर भर गया है। और ये किसी ने इंजेक्ट नहीं किया है, ये सफलता से आता है, ये अच्छे लोगों के बीच पहुंचने से आता है, ये अच्छी जगहों पर रहने से आता है। तो आप भी यदि उन अच्छी जगहों पर जाना चाहते हैं, ऐसा आत्मविश्वास अपने जीवन में स्थायी रूप से पाना चाहते हैं, पढ़ना पड़ेगा। और यदि पढ़ने का मन है, डॉक्टर बनने का मन है, तो बेझिझक चले आइए मैट्रिक्स नीट डिवीजन। इंजीनियरिंग करनी है तो कोई डाउट ही नहीं है कि मैट्रिक्स जेईई एकेडमी आपका स्वागत करने को तैयार है। और जैसे आपने रोहित को देखा है कि कैसे स्कूल में ही इसको ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरे टीचर्स को लगता है मैं कर सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ऐसी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी आपको पानी है, तो मैट्रिक्स हाई स्कूल, जिसके खूबसूरत प्रांगण में इस समय हम लोग बैठे हैं, ये तीनों संस्थान आपका स्वागत करते हैं। सपने आपको देखने पड़ेंगे, लागत आपको देनी पड़ेगी, पर सारथी बनने को हम तैयार हैं। और ऐसे सारथी जो आपसे पीछे नहीं रहेंगे। युद्ध कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, संघर्ष के हर पल में आपके साथ खड़े रहेंगे। इस भाव के साथ आइए मिलकर बड़े सपने देखते हैं और उनको पूरा करते हैं। आप तीनों लोग पधारे। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। बहुत अच्छी आपकी जिंदगी हो, और जीवन एक बार मिला इसलिए भरपूर जिए इसको। कॉलेज लाइफ एक बार मिली है, पर बस याद रखिए कि हम एम्स में आए क्यों हैं। बढ़िया डॉक्टर बनिए, डिसेंट डॉक्टर बनिए,
जिसके हाथ में कोई व्यक्ति अपना परिजन ला करके सौंपे तो कम से कम इतना निश्चिंत हो जाए कि हाँ अब ईश्वर ही कुछ अलग कर सकता है, बाकी मुझे नीचे सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जिन हाथों में अपने परिजन को सौंपा है, मुझे खुद को सौंप रहा हूं, मैं निश्चिंत हूं। उतनी क्षमता भी अर्जित करिए। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप हमारे माध्यम से वहां पहुंचे तो हमारे लिए भी गर्व का विषय है। मैं आप देखने वालों से यही कहूंगा कि इन बच्चों की कहानियों को अपने बच्चों को दिखाइए, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।